नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानोवा यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा डिस्कशन है प्रतियोगिता दर्पण 2026 फरवरी माह, और इसके अंतर्गत जो आज का सेगमेंट है वो इकोनॉमी, साइंस टेक और इन्वायरमेंट का। तो इसके अंतर्गत जो पहला सेगमेंट रहेगा वो आर्थिक घटनाक्रम अर्थात इकोनॉमी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। पहला टॉपिक है भारत जी राम जी अधिनियम 2025। ठीक, 2005 में नरेगा के नाम से एक योजना आती है जिसके अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्र में जो भी इच्छुक वयस्क हैं और 100 जो रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं उनको 100 दिन के रोजगार की बात कही गई और उस संबंध में एक योजना आती है। बाद में इसका 2009 में नाम परिवर्तित कर मनरेगा कर दिया गया, क्योंकि उसमें नरेगा के नाम के पहले महात्मा गांधी शब्द जोड़ दिया गया और इसे जो पहले योजना थी उसको अब अधिनियम के रूप में स्थापित किया गया। अब वर्तमान सरकार ने इसे परिवर्तित कर कुछ परिवर्तन कर नए रूप में लेकर आई और इसके लिए एक बिल लेके आती है जिसका नाम रहता है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025, जिसे शॉर्ट फॉर्म में वीवीजी रामजी एक्ट कहते हैं। और इसमें जो परिवर्तन किया गया वो 125 दिन का रोजगार अब मिलेगा। पहले जहाँ 100 दिन का रोजगार था अब 125 दिन का रोजगार मिलेगा। जो किसान कल्याण मंत्री हैं केंद्रीय शिवराज सिंह चौहान, वो इस बिल को सदन में प्रस्तुत किया और इसके बाद लोकसभा में 16 दिसंबर को प्रस्तुत किया गया था और इस बिल को पारित किया गया 18 को लोकसभा में और 18 को ही राज्यसभा में, क्योंकि दिन के समय लोकसभा में पारित कर दिया गया और देर रात तक ये इस बिल पर डिस्कशन चला, तो रात में राज्यसभा में पारित किया गया। तो 18 को ही लोकसभा और 18 को ही राज्यसभा में पारित कर दिया। 21 दिसंबर को राष्ट्रपति की मुहर लगने के साथ ही ये अधिनियम बन गया। याद रखें कि ये जो आपकी योजना है जो अब एक्ट के रूप में काम कर रही है, ये केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, और इसमें जो वित्त पोषण होता है उसके दो तरीके के कैटेगरी हैं। एक ऐसी कैटेगरी है जो नॉर्थ ईस्ट और हिमालयी राज्य हैं, उनके साथ केंद्र सरकार का जो शेयर है, जो रेशियो है वो 10 और 90 का रहता है, यानी 10% जो वित्त पोषण है वो राज्य सरकार करेगी या केंद्र शासित प्रदेश जो भी है। एग्जाम्पल ग्रुप में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है तो 10% वो करेंगे और 90% केंद्र सरकार करेगी। लेकिन इन राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के साथ में 40-60 का रेशियो रहता है, यानी 40% ये राज्य करेंगे और 60% केंद्र सरकार देगी। और इसमें एक प्रावधान किया गया कि 15 दिन के अंदर आप यदि रोजगार प्राप्त करने की इच्छुक है, मनरेगा में काम करने के इच्छुक है, वीवीजी राम जी जो एक्ट है उसके अंतर्गत रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, तो 15 दिन के अंदर आपको कार्य मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और इसमें नेक्स्ट जो प्रावधान है कि फसल कटाई जो बुनाई का समय रहता है, खासतौर पर जो मार्च और अप्रैल का महीना रहता है, उस समय 60 दिन तक किसी प्रकार का रोजगार नहीं दिया जाएगा इसके अंतर्गत, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि में कटाई बुनाई होती है और उसके बिना फसल का घर आना असंभव होता है। तो उसके लिए मजदूर खेत पर जाएं, इसके लिए इन्होंने ऐसा प्रावधान किया। और इसमें जो भ्रष्टाचार है उसको दूर करने के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति का प्रावधान कर दिया है तथा AI की इस्तेमाल की भी बात बोली गई है। ठीक है, तो ये हमारा था और इसको इस बार काफ़ी डिफाइन किया गया है और इसके 4 क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। पहला कि जल संबंधी कार्यों से जल सुरक्षा के क्षेत्र में काम करेगा। ठीक है, ग्रामीण अवसंरचना के क्षेत्र में काम किया जाएगा। आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचा है, एग्जाम्पल के रूप में गांव में सड़क बनना है, ये ऐसी चीज़ें इसके तहत निर्माण कार्य होगा। और मौसम में चरम परिवर्तनों के असर को कम करने हेतु विशेष कार्य किया जाएगा इसके तहत। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि भारत जी राम जी अधिनियम 2025 है। इसके अंतर्गत अब 125 दिन का रोजगार मिलेगा। इसका शॉर्ट फॉर्म वीवीजी राम जी एक्ट है।
और ये जो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा के द्वारा और राज्यसभा के द्वारा 18 दिसंबर को पारित किया जाता है, 21 दिसंबर राष्ट्रपति। उसके बाद इसमें केंद्र प्रायोजित योजना है, याद रखिएगा। इसका वित्त पोषण 10-90 का रेशियो है, जो उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्य हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों के लिए 40-60 का रेशियो है। और यदि आपको 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। कटाई बुनाई के समय 60 दिन तक आपको कोई कार्य नहीं मिलेगा। बायोमेट्रिक उपस्थिति, AI का इस्तेमाल। और ये याद रखिए कि इसके बैकग्राउंड में अगर जाए तो ये 2005 में आया था 100 दिन के रोजगार के साथ। बाद में इसे परिवर्तित कर महात्मा गांधी यानी मनरेगा कर दिया गया 2009 में, और 2009 में ये एक्ट के रूप में स्थापित। पहले केवल योजना थी, अब एक्ट के रूप में स्थापित। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर, फिनो पेमेंट्स बैंक। ठीक है, तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने ये निर्णय लिया कि जो फिनो पेमेंट्स बैंक था, जो पहले पेमेंट्स बैंक के रूप में काम कर रही थी, उसे स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में अब स्थापित कर दिया। ठीक है, कि अब पेमेंट्स बैंक, जो फिनो पेमेंट्स बैंक था, वो अब स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में कार्य करेगी। और इसका पहला ही इसकी एलिजिबिलिटी होती है कि जो पेमेंट्स बैंक कम से कम 5 साल तक काम करे, तब उसको परिवर्तित किया जाता है स्मॉल फाइनेंस बैंक में, ये याद रखिएगा। और स्मॉल फाइनेंस बैंक, ध्यान रखिए, हमारे भारत में वर्तमान में कितने हैं? 12 है, याद रखिए, ये 12। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक कितने हैं? 12। और इससे ये होता है, जब स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो पहली बात, जो इसके ऑपरेशंस होते हैं उसका दायरा बढ़ जाता है। ठीक, और बिना किसी लिमिट के डिपॉजिट्स भी कर सकता है और ऋण देने की अनुमति होती है। पर जो पेमेंट बैंक होता है उसको ऋण देने की अनुमति नहीं होती है, और जो डिपॉजिट होता है वो 2 लाख तक का ही कर सकता है। डिपॉजिट मतलब जमा, यानी आप जाएंगे बैंक में तो 2 लाख तक का है तो जमा कर लेगा अगर पेमेंट बैंक है, और 2 लाख से ऊपर है तो नहीं जमा करेगा। बट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ ये हो जाता है कि 2 लाख से ऊपर का भी पैसा जमा कर लेगा। तो ये कुछ परिवर्तन हुए। तो यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन निकलता है कि हाल ही में किसे स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में RBI ने परिवर्तित किया है पेमेंट बैंक से, तो वो है आपका फिनो पेमेंट्स बैंक। और इसका है कि वर्तमान में भारत में कितने पेमेंट्स बैंक हैं? वो 12 हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत हाँ, एक पॉइंट छूट गया है कि वर्तमान में जो पेमेंट्स बैंक हैं उनकी संख्या 5 है। पहले 6 थी, तो अब एक परिवर्तित हो गया स्मॉल फाइनेंस बैंक में, तो अब 5 है, याद रखिएगा। इसमें ये होता है कि आप बिना लिमिट के डिपॉजिट्स कर सकते हैं और ऋण दे सकते हैं, ऑपरेशंस का दायरा भी बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर, व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता, CEPA, जिसे सेपा भी बोलते हैं, सीपा भी बोलते हैं। कुछ लोग सेपा बोलते हैं, कुछ लोग सीपा बोलते हैं, और इसका जो विस्तारित नाम है व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता। हाल ही में भारत और ओमान के बीच ऐसा सेपा पर समझौता हुआ है, और ये 18 दिसंबर को हुआ। कहाँ पर हुआ? ओमान की राजधानी मस्कट पर। इसमें जो हस्ताक्षर करता थे तो दोनों देशों के प्रमुख नहीं थे, अर्थात प्रधानमंत्री और वहाँ के प्रमुख नहीं थे, बट जो केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल और उनके समकक्ष यानी ओमान के भी जो उद्योग मंत्री होंगे, इन दोनों ने हस्ताक्षर किया, और उस समय प्रधानमंत्री वहाँ पर उपस्थित थे। और ये खाड़ी सहयोग परिषद का दूसरा देश है। ठीक है, तो पहला कौन था? संयुक्त अरब अमीरात, जिसने 2022 में भारत के साथ ऐसा समझौता किया था, याद रखिएगा। ओमान ने 2026, देखिए ये भी एक सफलता की बात है कि जो खाड़ी देश है उसमें ओमान की स्थिति अच्छी है। और अमेरिका को 2006 में इसने समझौता किया था अमेरिका के साथ। उसके बाद कई दशकों बाद ये भारत एक पहला देश है जिसके साथ इसने समझौता किया है। ठीक है, याद रखिएगा। और भारत यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम के साथ जुलाई
2025 में ऐसा ही व्यापक आर्थिक समझौता किया था, इसको याद है। तो व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता शेपा हाल ही में भारत ने किसके साथ किया? ओमान के साथ किया। कहाँ पर? मस्कट, ओमान की राजधानी। 18 दिसंबर। हस्ताक्षरकर्ता पीयूष गोयल और उनके समकक्ष। खाड़ी सहयोग परिषद में ऐसा समझौता करने वाला ये दूसरा है, और पहला यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। और उसके बाद भारत ने यूके के साथ जुलाई 2025 में ऐसा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता किया था, यद्यपि उसका नाम सेटा है, ठीक है ना। याद रहे, ये छोटे छोटे अंतर होते हैं सेपा, सेटा, इन सब में। तो इसके लिए हम एक स्पेशल क्लास लेके आएंगे, ठीक है, स्पेशल क्लास लेके आएंगे, तब उसमें पूरा बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर, जीडीपी वृद्धि दर। तो हाल ही में जीडीपी वृद्धि दर के बारे में बताया गया कि 2025-26 की जो दूसरी तिमाही है, उसमें जो वृद्धि दर है वो 8.2 है, ठीक है। और ये वृद्धि दर का आंकड़ा दिया किसने? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे एनएसओ बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और एक सफलता है कि अमेरिका के 50% टैरिफ लगाने के बावजूद भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सर्वोच्च है, ठीक है। तो जीडीपी वृद्धि दर एनएसओ के द्वारा कितना? 8.2% का आंकड़ा दिया गया कि इतनी वृद्धि के साथ भारत अपना विकास कर रहा है, ठीक है। आर्थिक वृद्धि दर कितनी है? 8.2%। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत पर अमेरिका ने कितना परसेंट टैरिफ लगाया था? तो 50%, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, एशियाई विकास बैंक। तो एशियाई विकास बैंक हाल ही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर है कितनी होगी, इस पर एक रिपोर्ट दिया। तो उन्होंने जहां पहले 2025-26 का ये आंकड़ा है, ठीक है, और इसमें 7.2% भारत की आर्थिक वृद्धि दर होगी। ये किसने कहा है? एशियाई विकास बैंक ने। और पहले 6.25% था, तो इसको बढ़ा करके उन्हें आशा लगी कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर और बढ़ेगी, तो 7.2% कर दिया। वहीं हाल ही में कुछ समय पहले आरबीआई ने 7.3% आर्थिक वृद्धि दर होने की संभावना जताई थी। तो 7.2% ये आपका एशियाई विकास बैंक ने कहा, और 7.3% आर्थिक वृद्धि दर के साथ भारत आगे बढ़ेगा, ये आरबीआई ने कहा। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर अपने, ये पहला ही सेगमेंट हमारा भी चल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करें इससे पहले एक छोटी सी जानकारी है आपके लिए। ये हमारा प्रोग्राम है करंट अफेयर्स प्रोग्राम 2026 ज्ञानोवा की तरफ से। इसमें 5 स्टेप पर कार्य होंगे। पहला है सेगमेंट आधारित, जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, पर्यावरण, ऐसे सेगमेंट आधारित। दूसरा है स्टेप आपका माह आधारित, और तीसरा स्टेप है क्वेश्चन बेस्ड, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे प्रत्येक माह का, उस पर डिस्कशन होगा अच्छे से 360 डिग्री। और जो फोर्थ आपका स्टेप है वो है मैराथन क्लासेस, जिसके अंतर्गत कंटेंट के माध्यम से रिवीजन और क्वेश्चन के माध्यम से 360 डिग्री डिस्कशन। और लास्ट जो स्टेप है मिसलीनियस टॉपिक्स, जिसके अंतर्गत हम लोग टेबल चार्ट में आपको लेकर के आएंगे। जैसे रिपोर्ट है, उसमें भारत का स्थान क्या है, नंबर 1 पर कौन सा देश है पूरी दुनिया में। उसके बाद सैन्य अभ्यास, ऐप, पोर्टल, योजनाएं, ठीक है, ऐसी चीज़ें जो एग्ज़ाम में आती हैं और पढ़ने में, रिवीजन करने में, याद करने में कठिनाई होती है, तो उनको एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको देंगे ताकि आप मैक्सिमम आउटपुट में कन्वर्ट हो। ये चीज़ें हमारी दोनों एग्ज़ाम के समय रहेंगी और ये लगातार चलती रहेंगी, याद रखें। चलिए अगले टॉपिक पर। हाल ही में मौद्रिक नीति जारी की गई है, किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के द्वारा। ये 2025-26 का था, और ये 5वीं द्विमासिक समीक्षा है। और ये मौद्रिक नीति जारी कौन करता है? तो आरबीआई की 6 सदस्यीय जो मौद्रिक नीति समिति है उसके द्वारा जारी किया जाता है। इसका जो परिवर्तन किया गया, तो देखें, ये कुछ इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। क्या है ना कि ये जैसे मार्केट में कितना पैसा रहेगा, कब ज़्यादा है करना है, कब कम करना है,
ऐसी चीज़ों पर जो नियंत्रण होता है वो आरबीआई का होता है। अब जैसे ये आरबीआई है और ये आपका बैंक है और ये मार्केट है, मार्केट में हम सभी लोग आ जाते हैं, हम लोगों के पास पैसा रहता है ना। और ये बैंक के रूप में एग्जाम्पल आपका एसबीआई और इधर आपका आरबीआई, ठीक, आरबीआई हो गया। होता क्या है कि किसी वस्तु का मांग कम करना है या ज़्यादा करना है, पूर्ति ज़्यादा करना है या पूर्ति कम करना है, महंगाई को नियंत्रित करना है, इस संबंध में जो नियंत्रण है वो मौद्रिक नीति के आधार पर आरबीआई लेता है। तो जैसे क्या है कि इसका एक नियम होता है कि अगर ये दर जो है आरबीआई ने बढ़ा दिया, ठीक है, अगर बढ़ा दिया तो यहाँ पर जो पैसा है वो ज़्यादा आएगा। इसका सीधा मोटी मोटा यही बात है कि अगर आरबीआई ने यहाँ पर बढ़ा दिया तो टाइट हो गया मामला, तो यहाँ पर पैसा क्या होगा, कम आएगा। और यहाँ अगर कम कर दिया आरबीआई ने पैसा, ये मौद्रिक नीति यहाँ पर कम कर दी तो यहाँ पर ज़्यादा आ जाएगा पैसा। ये एक छोटा सा रहता है, इसका विस्तृत अध्ययन हम लोग स्पेशल क्लास में करेंगे, पर ये याद रखिए कि ये होता है कि मार्केट में पैसा कम आए या ज़्यादा है, इसका नियंत्रण आरबीआई करता है। ये विभिन्न रिपोर्ट्स के विभिन्न जो दर हैं उसके आधार पर। तो पहला रेपो रेट जिसका अक्टूबर पहले था 5.50, अब हो गया 5.25, ठीक है, ये 1 अक्टूबर के बाद और 5 दिसंबर के बाद। तो 5.50 से 5.25 यानी 2.25 ये कम हुआ है, यानी मार्केट में तरलता बढ़ेगी अर्थात पैसा ज़्यादा आएगा। रिवर्स रेपो रेट 3.35 था, उसको स्टेबल ही रखा है 3.35 में। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ये पहले 5.25 थी और इसे कम कर 5.00 कर दिया गया। और वैसे ही सेम बैंक दर पहले 5.75 थी, उसे 2.25 कम कर 5.50 कर दिया। एमएसएफ रेट जो है वो 5.75 था, अब 5.50 कर दिया। सीआरआर जो था वो 3.50 अब 3.00 यानी कम किया है। एसएलआर ये ज़्यादातर स्टेबल ही रहता है, 18 पहले था और 18 अभी भी है। इसका मतलब है ये जो कम करने का मतलब आप समझे, कम करने का मतलब ये है कि आरबीआई चाह रही है कि मार्केट में पैसा अधिक जाए जिससे मांग जनरेट हो, ठीक है ना, डिमांड जनरेट होनी चाहिए। तो इस कारण से ये ऐसा किया गया है। बस शायद आपको समझ में आया होगा जो मैंने समझाने का प्रयास किया, और जो थोड़ा बहुत रह गया होगा तो उसे मैं स्पेशल क्लास में कर दूंगा। अब आज नेक्स्ट टॉपिक पर, कोपरा एमएसपी। कोपरा एमएसपी, ये कोपरा मीन्स नारियल, ये याद रखिएगा, नारियल को कोपरा कहते हैं। तो ये जो कोपरा है या नारियल दो प्रकार के होते हैं, एक मिलिन कोपरा और दूसरा होता है बॉल कोपरा। मिलिन कोपरा का हाल ही में जो एमएसपी प्राइस है उसे बढ़ाया गया है दोनों को। तो मिलिन कोपरा का 11,582 रुपये प्रति कुंटल जो था उसे बढ़ाकर 12,027 रुपये प्रति कुंटल कर दिया गया है, जो कि 445 रुपये वृद्धि है। वहीं जो बॉल कोपरा है उसको 12,100 प्रति कुंटल से बढ़ाकर 12,500 प्रति कुंटल कर दिया गया और इसमें 400 रुपये की वृद्धि हो गई है। ये जो एमएसपी है, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसका जो निर्णय है वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल की समिति ने लिया, ठीक। और ये किसकी संस्तुति पर निर्णय लेते हैं, यानी कितना बढ़ाना है कितना नहीं बढ़ाना, इस पर जो संस्तुति है वो कृषि लागत एवं मूल आयोग की मानी जाती है, ठीक है। और ये इस सिद्धांत पर काम करता है कि कम से कम जो उसने लागत लगाई है उसे 50% से अधिक लाभ होना चाहिए, यानी उसके कुल लागत का 1.5 गुना एमएसपी रहना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये जो घोषणा है 1.5 गुना एमएसपी सिद्धांत, यानी जो लागत का 1.5 गुना रेट होना चाहिए खरीदारी का,
वो 2018-19 के बजट पर इसकी घोषणा की गई थी। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि हाल ही में जो कोपरा अर्थात नारियल का जो एमएसपी बढ़ाया गया है, वो बिलिन कोपरा का 12,027 कर दिया गया, यानी 445 रुपये बढ़ा है। अब बाल कोपरा का 12,500 प्रति कुंटल कर दिया गया, यानी 400 रुपये में वृद्धि हुई। और इसकी संस्तुति कौन देता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग देता है। चलिए अगले टॉपिक पर। अमेरिका के बाद मैक्सिको ने आयातों पर 50% टैरिफ लगाया। तो अमेरिका पहला देश था जिसने 50% टैरिफ लगाया था। कई देशों पर, इसमें भारत भी शामिल था। और मैक्सिको ने भी भारत को शामिल करते हुए 50% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। हाइड्रोजन चलित यात्री पोत। तो भारत का ये प्रथम हाइड्रोजन चलित यात्री पोत है जो पूर्णतः स्वदेशी है, याद रखिए। और ये काशी में गंगा नदी में नमो घाट से ललित घाट के बीच चलाई गई है। और इसका उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल, जो कि जहाजरानी मंत्री हैं, इनके द्वारा किया गया। तो भारत का पहला स्वदेशी, पूर्णतः स्वदेशी हाइड्रोजन चलित यात्री पोत कहाँ पर? काशी में गंगा नदी पर, नमो घाट से ललित घाट, और सर्बानंद सोनोवाल इसके उद्घाटन करता। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जनगणना 27 हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 दिसंबर को इसकी मंजूरी दी। बहुत दिनों से इंतजार किया जा रहा था कि भाई जनगणना कब होगी कब होगी। तो 12 दिसंबर 2025 को मंजूरी दे दी गई। ये 8वीं है स्वतंत्रता के बाद, और शायद वैसे स्वतंत्रता के पहले अगर जोड़ा जाए तो शायद 16वीं होगी, पर स्वतंत्रता के बाद ये 8वीं है। इस बार पूर्णतः डिजिटल, पहली बार ऐसा हो रहा है, पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। डेटा संग्रह मोबाइल ऐप के माध्यम से होगा, और उसका जो मॉनिटरिंग है उसके लिए पोर्टल का यूज किया जाएगा। निगरानी के लिए CMMS एक पोर्टल डेवलप किया गया है जिसका नाम है सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। इसके द्वारा निगरानी की जाएगी। और इसमें 11,718.28 करोड़ लागत की बात की गई है। ये 2 चरणों में होगा, जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण है उसमें घरों की सूची और आवास की जनगणना होगी, और ये अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच चलेगी। यानी अप्रैल शुरू हो गया तो अब स्टार्ट हो जाएगी, अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच चलेगी। और इसका जो दूसरा चरण है वो इसके अंतर्गत जनसंख्या की गणना की जाएगी, और ये फरवरी 2027 में होगा। पर एक कंडीशन याद रखें, इसमें है कि जो जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन राज्यों में जो दूसरे चरण की जनगणना है उसका काम सितंबर 2026 में ही पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है, इसका याद रखें। और ये जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियमावली 1990 द्वारा संचालित और कार्यान्वित होगी। तो जनगणना 2027 12 दिसंबर को मंजूरी, और ये 8वीं स्वतंत्रता के बाद जनगणना है। इसके लिए CMMS पोर्टल निगरानी के लिए लाया गया, और इसके 2 चरणों में होगी। ठीक है, पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 और दूसरा चरण फरवरी 2027। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ऐसे राज्य हैं जहां पर दूसरा चरण भी सितंबर 2026 में कंप्लीट कर लिया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। बीमा क्षेत्र में 100% FDI। ठीक है, तो सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 लाया गया लोकसभा में, और क्रमशः लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के द्वारा 16, 17, 20 दिसंबर को पारित कर दिया गया। यानी लोकसभा ने 16 दिसंबर, राज्यसभा में 17 दिसंबर और प्रेसिडेंट ने मुहर लगाया 20 दिसंबर को। और जो पहले 74% था, अभी 100% हो गया। इसका थोड़ा सा इतिहास देखें, पहले 26% था शुरू में, 2016 में इसे 49% किया गया, फिर 2021 में 74% और अब 100% हो गया। ठीक है, और ये 2047 तक विकसित भारत बनना है ना भारत को, तो
सभी को बीमा देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके उद्देश्य से कि प्राइवेट कंपनी आए और इसमें निवेश करें और अधिक से अधिक लोगों को बीमा मिले, तो 100% कर दिया गया। और ये LIC अधिनियम 1956 और इरडा अधिनियम 1999 को संशोधित किया गया। तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही पॉइंट है कि हाल ही में बीमा क्षेत्र में कितना परसेंट FDI कर दिया गया है, 100%। कितने से? 74% से बढ़ाकर 100% का। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगले टॉपिक की ओर चलें उससे पहले एक छोटी सी बात है कि ज्ञानोवा करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स PDF क्यों है इतनी महत्वपूर्ण। सच में बहुत ही मेहनत से बनाई गई है और इसके अंदर रिच कंटेंट है जो आपको 100% सफलता दिलाएगा। क्रिस्प एंड इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स हैं जो समय की बर्बादी, जो कबाड़ पढ़ के आप समय बर्बाद करते हैं, उससे छुटकारा मिलेगा। इसकी जो PDF है वो 15 से 20 पेज की रहती है प्रत्येक माह वाली, और इतना कम पढ़ने से आपको सफलता भी मिल रही है। वहीं आप इससे स्टैटिक विषयों पर आप ध्यान दे पाएंगे, उसको पढ़ पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे। रिवीजन के समय भारी भरकम बोझ हो जाता है 400, 500, 600 पेज का नोट्स या मैगजीन या PDF कुछ भी, तो उससे छुटकारा पाइए 130 से 150 पेज की PDF। बस काम करना है आपको कि वीडियो ज़रूर देखना है, क्योंकि जब तक वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको PDF कारगर नहीं होगी। इसके लिए हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा चैनल, यूजर ID, ठीक है, मोबाइल नंबर संपर्क करने के लिए दिया गया है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। जी, तो इकोनॉमी का सेगमेंट हमारा कंप्लीट होता है और नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो पहला टॉपिक है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025। ये 11वां संस्करण था इस आयोजन का। पंचकुला, हरियाणा में इसका आयोजन हुआ। इसकी जो थीम है, विज्ञान में समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत के लिए, ये याद रखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसका आयोजन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा किया गया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? पंचकुला, हरियाणा में। कौन सा संस्करण? 11वां। इसकी थीम विज्ञान में समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत के लिए, ठीक है, और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा ये संचालित किया गया। पारंपरिक चिकित्सा पर सम्मेलन, ये नेक्स्ट टॉपिक है। ये दूसरा वैश्विक सम्मेलन है, WHO के द्वारा ये सम्मेलन किया गया। नई दिल्ली में इसका होता है सम्मेलन। इसकी थीम है संतुलन की बहाली, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास, ठीक। प्रथम आयोजन, ये पहला आयोजन है, नई दिल्ली में हुआ। दरअसल ये भारत की पहल है, तो इसका पहला आयोजन भी भारत में हुआ था और दूसरा भी भारत में हुआ। पर पहला आयोजन हुआ था इसका 2023 में, कहाँ पर? गुजरात में। और दूसरा कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। ये भारत की पहल है, इसलिए WHO के साथ मिलकर भारत का आयुष मंत्रालय इसको संपन्न कराने में कार्य करता है। और भारत ने क्यूबा के साथ आयुर्वेद सहयोग के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो पारंपरिक चिकित्सा पर सम्मेलन, ये दूसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। इसकी थीम संतुलन की बहाली, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास। प्रथम आयोजन गुजरात में, और ये WHO का और भारत का आयुष मंत्रालय दोनों ने मिलकर काम किया। और हाल ही में किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर हुआ आयुर्वेद सहयोग के लिए? तो वो है आपका क्यूबा, ये याद रखिएगा, क्यूबा। तिरुवनंतपुरम, नेक्स्ट टॉपिक। भारत के पहले प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोवेशन हब बनाया जाएगा, कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में। इसका नाम रखा गया है अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन। तो भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोवेशन हब कहाँ बनेगा? तिरुवनंतपुरम, ठीक है। ये आपका भारत है, ये आपका केरल है, यहीं पर आपका तिरुवनंतपुरम। मिकाइला बेंथोस, ठीक है, मिकाइला बेंथोस, ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यात्री है और ये 15 दिसंबर को गई। जेफ बेजोस की जो ब्लू ओरिजिन है, ठीक है,
उसके उसका उसका पहल था ये। और व्हील चेयर जो थी न्यू शेफर्ड NS-37, याद रखिए। तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यात्री मिखाइला बेंथोस, और ये ब्लू ओरिजिन से न्यू शेफर्ड NS-37 व्हील चेयर, ये व्हील चेयर का नाम याद रखिएगा, न्यू शेफर्ड NS-37। विश्व की पहली वायरलेस रेल काफिले का परीक्षण किया गया किसके द्वारा? चीन के द्वारा। याद रखो, वायरलेस रेल काफिले का परीक्षण चीन के द्वारा। 2 नए रामसर स्थल घोषित किए गए हैं। पहला है सिलसेट झील राजस्थान, दूसरा है कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़, और कुल हो गए हैं 96 भारत में रामसर स्थल। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश 10, तमिलनाडु 20 और बिहार में 6। भारत दुनिया में तीसरे सबसे अधिक रामसर स्थल वाला देश है। ये रामसर संधि 2 फरवरी 1971 को ईरान में रामसर शहर में हुई थी और इसे लागू किया गया 1975 में। भारत ने हस्ताक्षर किया 1 फरवरी 1982 को। तो दो नए रामसर स्थल जोड़े गए, सिलसेट झील राजस्थान, कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़, कुल हो गए हैं 96। सबसे अधिक तमिलनाडु में 20, उत्तर प्रदेश में 10 और बिहार में 6। ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान वाले। दुनिया में भारत तीसरे स्थान पर है। और ये भारत ने रामसर संधि कब हुई? 2 फरवरी 1971 को। कहाँ पर? रामसर ईरान में। लागू हुआ 1975 में और भारत ने हस्ताक्षर किया 1 फरवरी 1982 को। और 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। वो इसलिए देखिए कि 2 फरवरी को ही ये संधि हुई थी, इसलिए आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। और कुछ अन्य चीज़ें हैं कि जैसे भारत का पहला कौन था? तो चिल्का झील और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान, ये भारत के पहले थे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अंडमान निकोबार का है कि भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, कि भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? अंडमान निकोबार पर। NH-45 वाइल्ड लाइफ सेफ सड़क बनाने का निर्णय लिया गया है। कहाँ पर? NH-45 पर, मध्य प्रदेश में। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाएगा। बस इतना याद रखिएगा कि पहली वाइल्ड लाइफ सेफ सड़क कहाँ बनाई जा रही है? NH-45 में, मध्य प्रदेश। तमिलनाडु। ऊद बिलाव के संरक्षण हेतु विशेष पहल किस राज्य ने शुरू किया है? तमिलनाडु। हाल ही में नीदरलैंड के साथ लोथल गुजरात में जो पड़ता है, वो यह लोथल वाला जो है वो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर है यहाँ पे। तो इसके विकास के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। किससे? नीदरलैंड के साथ। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि हाल ही में लोथल गुजरात राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। किस देश के साथ? नीदरलैंड के साथ। नेक्स्ट है मैत्री सेकंड। तो हाल ही में वित्त मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि पूर्वी अंटार्कटिका पर नए अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा और ये 2032 तक बनकर तैयार हो जाएगा। याद रखें इसके बैकग्राउंड में कि भारत का पहला जो अंटार्कटिका पर शोध अनुसंधान केंद्र था वो था दक्षिण गंगोत्री, जो कि 1983 में स्थापित किया गया। फिर आया मैत्री 1989 में, फिर भारतीय 2012 में। पर ये जो दक्षिण गंगोत्री 1983 वाला है ये काम करना बंद कर दिया है। बस ये मैत्री भारती 2 काम कर रहे हैं, तीसरा हमारा मैत्री सेकंड होगा। समरकंद उज्बेकिस्तान। हाल ही में साइट्स के पक्षकारों का 20वां संस्करण का सम्मेलन हुआ। तो साइट्स के पक्षकारों का 20वां संस्करण का सम्मेलन कहाँ हुआ? समरकंद उज्बेकिस्तान में। तो कंप्लीट होता है हमारा आज का डिस्कशन। और साइंस, टेक, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट का जो सेगमेंट था वो कंप्लीट हुआ। कैसा रहा हमारा डिस्कशन? ज़रूर फीडबैक दें, अच्छा या बुरा। कमेंट बॉक्स पर जाके कमेंट करिए और लाइक करिए, हौसला बढ़ता है।
सब्सक्राइब करिए ताकि स्टेबल रहें, और इसके अलावा अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करिए ताकि जो कबाड़ पढ़ते हैं लोग उससे बचें, और क्रिस्प एंड इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स पर आधारित डिस्कशन है उसको सुनें और PDF के माध्यम से बार बार रिवीजन करें।